सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन कैरेक्टर सेट के बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सभी को कि जो आपके बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि जब हम बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, जिसके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर है ना, उसको सवाल क्वेश्चन कैसा भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप लूप्स के टाइम पे आपको बेसिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, लूप्स के टाइम पे ऐसे आगे चलते रहिए, मज़ा बहुत आएगा। बेसिक्स पे बहुत मतलब पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट की हम बात करें तो वो ये है कि अगर आप सभी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना आप वीडियोस मिस कर दोगे। आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। C++ की सीरीज़ चल रही है, वो भी पाइथन की सीरीज़ लेके आऊँगा। मैं आपको प्रोग्राम चला के भी दिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है यार आप देख रहे हो आपके पास कंप्यूटर नहीं हो, ठीक, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ना। किसी के पास नहीं तो क्या हुआ, मैं आपके लिए यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका प्रोग्राम चला के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अगर प्रोग्राम आपको दिखेगा यार तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना। ठीक है, हम इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 10 लाइक का। ओके, चलो वीडियो शुरू करते हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमें लिखा है ना, वो हमें सारा कुछ हर एक का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा भैया, तो भैया अभी ये बताओ कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन कैरेक्टर सेट, तो भैया आप पाइथन का पहले मतलब बताओ। देखो भाई, पाइथन तो मैं पता है पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ भैया, पाइथन का पता, ठीक। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर बेसिकली देखो क्या होता है, एक ए है कैरेक्टर है, ठीक है, बी है कैरेक्टर है, ठीक। अब आगे देखते हैं, सेट का मतलब क्या होता है। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ डेटा को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, लेट अस सपोज जैसे कि हम बात करें अगर कि सेट ऑफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में जो लोग हैं उन्हें पता होगा सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं बताऊं तो हमारे पास किसी भी जगह कलेक्शन है, जैसे एक पेन है मेरे पास, ठीक है, तो एक सेट बोल सकते हैं हम, ये पेन का सेट। ठीक, जैसे वो आता है ना 15 रुपये का कुछ पेन का सेट आता है, उसी तरीके से। ठीक, चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए कि कैरेक्टर सेट। सबसे पहले आपको अगर इसके नोट्स चाहिए जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं अपने। ठीक, कैरेक्टर सेट की बात करते हैं। इट इज़ अ वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड। ठीक, अब देखो ऐसे कि जैसे हम भैया लैंग्वेज पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं? हाँ, हमने कौन सी पढ़ी है अभी? आपको इंग्लिश पढ़ी होगी, हाँ भैया, और हिंदी पढ़ी है, ठीक है भाई। हाँ भैया, हमने 2 लैंग्वेज पढ़ रखी हैं, ठीक। अब मुझे ये बताओ इंग्लिश में क्या क्या होता है। भैया इंग्लिश में ए से जेड होता है, ठीक है, ए से जेड, ठीक। हिंदी में भैया छोटे यहाँ से और क्या तक होता है। अच्छा भाई, ठीक, सुनो तो, ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इंग्लिश का ई अल्फ़ाबेट जो है वो अगर हम हिंदी में यूज़ करें तो क्या वो सही है? भैया कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो एक लैंग्वेज का है, दूसरी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से क्या है, इट्स अ वैलिड सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें एक सेट है पूरा कैरेक्टर्स का जो कि वैलिड है ना, उसको बोलेंगे कैरेक्टर सेट। ठीक है, अब लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कौन सा? अब देखो हर लैंग्वेज के अपने अपने कैरेक्टर होते हैं। जैसे इंग्लिश के ए से जेड तक होता है, हिंदी में आ से क्या तक होता है। उसी तरीके से C++ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कैरेक्टर सेट होते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब इट में भी लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, या फिर कोई भी एक सिंबल हो सकता है। ठीक, अब भैया मुझे ये बताओ कि ये कैरेक्टर सेट में आता क्या क्या है। तो सुनो, कैरेक्टर सेट में देखो लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वाइट स्पेसेस और अदर कैरेक्टर्स। ठीक, लेटर्स में बात करूँ तो ये ए से जेड तक, ठीक, कैपिटल और स्मॉल। कुछ लोगों को अभी तक ये शायद ना पता हो कि अपर केस और लोअर केस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपर केस का मतलब होता है, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ VISHAL, विशाल। ओके, तो ये जो मेरा नाम है ये लिखा हुआ है अपर केस के अंदर। ठीक, अब लोअर केस का मतलब क्या होता है? लोअर केस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्मॉल लेटर्स में जो लिखा होता है। ठीक है, वो कैसे? अब मैं अपना नाम लिख दूँ VISHAL। ठीक, तो क्लियरली आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं किसके बीच में, अपर केस के बीच में और लोअर केस के बीच में। ठीक है,
देखो आपको हर एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हर एक चीज़ का बहुत यूज़ होता है, ठीक। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिजिट्स के बारे में, ठीक। डिजिट्स, चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो डिजिट्स में क्या 0 से 9 तक होता है, ठीक भैया। हाँ, ये तो समझ में आ गया। अब थोड़ा और बताओ, स्पेशल सिम्बल्स। भैया ये सारे वो सिम्बल्स दिख रहे हैं मुझे कुछ कुछ जो कीबोर्ड में सिम्बल्स होते हैं। हाँ भाई, ये वही सारे सिम्बल्स हैं। वो देखो कैसे, स्पेशल सिम्बल में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्पेस का मतलब क्या है, देखो अगर आप कोई भी अपने, जैसे यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है अदर कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में स्पेस है। हाँ भैया, तो ये स्पेस भी एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है। अब इसका जो है आगे मैं बताऊंगा आपको स्टेप सीक्वेंस के टाइम में, या फिर जब हम उसकी लेंथ निकालते हैं तब। फिर आपके स्पेशल सिंबल हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और इस तरीके से आपके काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, ठीक। आप सबसे पहले आपको अगर कोई सिंबल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको यूज़ में आएगा तो वो आपका ये है अंडरस्कोर। हाँ, अंडरस्कोर आपका इसलिए ज़्यादा यूज़ में आने वाला है, आपको पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी लैंग्वेज में अंडरस्कोर का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए बोल सकते हैं। हम जब नेम देते हैं वेरिएबल्स का, किसी भी वेरिएबल का नेम देना, बोलो तो आइडेंटिफायर्स के नेम देते हैं, तो आइडेंटिफायर की नेमिंग में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। फिर वाइट स्पेसेस की बात करते हैं, ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न देखो क्या होता है, आपकी जो एंटर की होती है, हाँ भैया एंटर की होती है, तो एंटर की भी आपको कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, तो वही आपका कैरेज रिटर्न का साइन होता है, ठीक। न्यू लाइन, फॉर्म फीड। अदर कैरेक्टर्स की थोड़ी बात करता हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। C++ कैन प्रोसेस एनी ऑफ वन ऑफ द 256 ASCII कैरेक्टर्स। सॉरी, ये C++ नहीं होगा, पाइथन होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। 256 ASCII कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर भी, ठीक। वो क्या क्या होते हैं भैया, देखो सबसे पहले चीज़ कि आपके इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में जो आपके टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, हाँ। हिंदी में कितने होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज की अपनी जो बोलूँ तो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, हम इनको बोलेंगे C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स, यानी कि पाइथन के अल्फ़ाबेट्स, ठीक। तो वो फिक्स्ड होते हैं। वैसे ही इसके अंदर आपके 256 अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, ठीक, वो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। अब इस वीडियो में हमने बात की, जो अगली वीडियो आने वाली उसमें मैं आपको बताऊंगा टोकन्स के बारे में, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टोकन्स के बारे में। अब टोकन्स में किस चीज़ पे बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कीवर्ड्स, सॉरी सबसे बात करते हैं टोकन्स के। टोकन्स होते क्या हैं, ठीक है। अब देखो टोकन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, ठीक। अब देखो आपको मैं रिलेट करके चीज़ें बताता हूँ, वो कैसे। हम सभी ने बायो पढ़ी है, बायो, हम ये बायो पढ़ी है, ठीक। तो सुनो, बायो में होती है सेल। हाँ, सेल क्या होती है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ये हम सबको रटाया गया था, है ना, हम सभी ने रटा हुआ था, ठीक, बहुत बढ़िया भैया। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सेल से थोड़ा मतलब और तो मैं अच्छे से बताता हूँ, सुनो कि हम सभी ने घर देखे, हाँ भैया, घर किससे बना होता है, ईंटों से, ठीक, ब्रिक्स से बना होता है, हाँ। तो ब्रिक्स क्या होती है, उसका बेस होता है, ठीक है, पूरे घर का बेसिक यूनिट है, उससे पूरा घर बना हुआ है, ठीक है। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि टोकन्स जो है ना वो आपके बेसिक हैं, उससे आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलने वाली है, ठीक है भैया। ये समझ में आया कि ये बेसिक है और इससे पूरी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलने वाली है, ठीक है। अब तो सुनो, तुम्हें दूसरी चीज़ क्या याद करनी है यहाँ पे, टोकन और लेक्सिकल यूनिट। किसी भी चीज़ का तुम्हें दूसरा नाम जरूर याद रखना है, वो तुमसे पूछ सकता है, ठीक भैया। नाम याद कर लिया हमने। अब तो आगे सुनो कि ये पाइथन जो है इसमें 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, ठीक है, 5 तरीके। हाँ देखो कौन कौन से, पैरा टोकन्स और कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स, ठीक है भैया। यहाँ तक तो कुछ कुछ बात समझ में आती है कि टोकन्स बेसिक यूनिट हो गए आपके, हाँ ठीक। अब मैं तुम्हें एक एक के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 2 के बारे में, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक, एंड तक, डिटेल तक होने वाली है। और जो भी 11th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका बेसिक अगर आपने अच्छा कर लिया, ठीक है, अगर आपने बेसिक अच्छा कर लिया तो आप 12th में आप अच्छा सा खासा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो फंक्शन बना रहे हैं बट उन्हें यही नहीं पता व्हाट इज़ फंक्शन होता क्या है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये फिर बेकार है, वेस्ट है आपका टोटली पढ़ना इस तरीके से। कुछ मतलब ऐसा पढ़ो कि आपको अगर 11th का पढ़ा है आपने इस
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो आपको मतलब ये पूरा ना एक चेन की प्रोसेस होती है, ठीक है। चेन में से ना पहले आपको ऐसे बताऊँ मैं, एक सीढ़ी होती है, ये देखो जैसे एक सीढ़ी होती है ना, ठीक है, लेटर जिसको हम बोलते हैं। तो पहले हमें ऐसे जीना वगैरह हम बोलते हैं, हिंदी में जीना होता है जो हम छत पे जाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें फर्स्ट स्टेप ये होता है, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, इस तरीके से। तो अगर आपका बेसिक्स ही अच्छा नहीं है ना, तो आप ऊपर वो बात नहीं आने वाली है, ठीक। बातें बाद में करते हैं, चलो हम बात करते हैं पहले कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ मैं। दीज वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग एंड रिजल्ट बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिर्फ कुछ स्पेशल मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है ना। जैसे हम दोस्तों से बात करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनके एक स्पेशल मतलब होता है, ठीक है। अब जैसे बात करूँ मैं रिजर्व, कैसे भैया ये रिजर्वेशन का कुछ समझ में नहीं आया, ये रिजर्व है स्पेशल पर्पज़ के लिए। अब जैसे देखो हमारा रिजर्वेशन होता है ना, हम बस में अपना रिजर्वेशन करते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन करते हैं, तो जो हमारी सीट है वो सिर्फ हमारे लिए रिजर्व कर दी जाती है ना, ठीक। उसी तरीके से जो कुछ वर्ड हैं, ये जो कुछ वर्ड हैं इनको हम रिजर्व कर देते हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। अब क्या काम होता है, बहुत सारे वर्ड हैं, कितने सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा, कुछ जो आपके अभी यूज़ में आएंगे, बट ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है, ठीक। और दूसरा, ये कैन नॉट बी यूज एज अ नॉर्मल आइडेंटिफायर। वो कैसे, जब तुम्हें आइडेंटिफायर बताऊंगा तब वहाँ बताऊंगा कि इनको नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मैं बताता हूँ कि कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटी सी लिस्ट है जो तुम्हें अभी यूज़ में आने वाली है, ठीक है। विच इज़ एंड, वाइल और एक्सेप्ट, ये सारे हैं। अब इन सब के लिए आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ एक लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा, ओके। फिर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और दूसरी एक बात और कि मैं आपको चैप्टर के एंड में, ठीक है, चैप्टर के एंड में ही आपको मैं इसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में, ठीक। आइडेंटिफायर्स तो क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं आपका दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड टू गिवन नेम्स। ये नेम देने के, इनका हम नेम, जब किसी भी चीज़ को हम नेम प्रोवाइड करते हैं तब हम आइडेंटिफायर्स को लेके आते हैं, ठीक। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम यूज़ करते हैं नेम देने के लिए, ठीक। अब नेम कैसे, देखो हमने टोकन तो हमारे पास है, ठीक है। अब जो उसको हमें नेम देना पड़ेगा, ठीक, देना पड़ेगा भाई। अब जैसे कि हम बात करें, कोई एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, उसको हम नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम, हमें नेम देना होता है, नेम कंपलसरी है, ठीक है। अब नेम देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक, ठीक है भाई। अब देखो रूल्स क्या क्या होते हैं वो हम बात करें पहले, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में पहले थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम रूल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल जैसा कि नाम बोल रहा है वेरिएबल, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है नॉट फिक्स्ड, यानी कि वेरी करेगी, ठीक है, ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया वेरिएबल के बारे में और हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स के बारे में कि रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स के। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो रूल्स हैं ये सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई सी भी चीज़ का नेम देंगे तो आपको ये रूल्स बहुत बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है उस टाइम पे, ठीक है। चलो रूल्स ये अच्छे समझाता हूँ पहले तुमको, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। चलो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट कंटेन एनी कीवर्ड। पहले तुम्हें ये समझना है कि कीवर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक ठीक। आइडेंटिफायर भैया आपने बताया हमें किसी भी चीज़ का नेम रखना है, वो है हमारा आइडेंटिफायर, ठीक। अब सुनो कि हमने नेम रखा है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है। तो वेरिएबल का हम नेम, जैसे सपोज़ कि एक वेरिएबल बनाया हमने, उसका नेम रखना है, तो हम नेम रख देते हैं, क्या रख देता हूँ, हेलो रख देते हैं, चलो ठीक है। हेलो नहीं रखते, चलो मैं अपना नेम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं विशाल रख लेता हूँ, ठीक ठीक है, विशाल रख लिया हमने। अब क्या है, पहला रूल आता है कि इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड, ठीक है। आपने जो किसी का भी नेम रखा हुआ है वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आप वेरिएबल का नेम बना रहे हैं, ये जो विशाल है ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये इनमें से जो इतने हैं ना, ये इनमें से आप किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक ठीक, समझ में आया भैया, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी का भी नेम रखने के लिए, ठीक है। अब दूसरा रूल हमारा ये कहता है, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट बट इट कैन यूज बी फर्दर, यानी कि
अगर मैंने विशाल लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब हम चाहते हैं इसमें डिजिट डालना, ठीक है, डिजिट डालना है हमें, तो उसके लिए क्या है, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 9 विशाल नहीं लिख सकते हैं, ठीक। वो क्यों नहीं लिख सकते, ये दूसरा रूल है इसका, इसमें डिजिट्स आप स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, हम इसको V9 SHAL इस तरह लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको VISH9AL इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हम जो हमारा डिजिट है उसको बीच में तो यूज़ कर सकते हैं, बीच में यूज़ कर सकते हैं, आखिरी में यूज़ कर सकते हैं, बट इसको स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। ओके, रूल नंबर 3 बोलता है कि इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। वो कैसे, देखो हमने अपना अभी तक 2 रूल को फॉलो करते हुए वेरिएबल बना रहे हैं विशाल, जिसमें हमने लिख दिया VIS और नंबर भी यूज़ किया हमने। अब हम चाहते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं, इस पर डैश यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, डैश HAL। चलो डैश को नहीं बताता हूँ, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा अभी, हम इसमें ई की जगह थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए @ का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक। तो भाई देखो ये है ना, ये तुम्हारा गलत है। वो क्यों, भैया आपने कहा था ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई कीवर्ड नहीं है। भैया आपने कहा था ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में यूज़ कर सकते हो, हाँ भैया बीच में यूज़ किया। तो भाई देखो तीसरा रूल ये बोलता है कि इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो स्पेशल कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये जो तुम्हारा @ बैठा है ना यहाँ पे, ये स्पेशल कैरेक्टर है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं उसके ऊपर भी, कैरेक्टर सेट के ऊपर। ये जो आपका @ है ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप इसको अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, इसको VIS9H और अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, ओके, समझ में आया। अब देखो हम चाहते हैं किसी का नेम कोई हमें वेरिएबल बनाना है, ठीक है। मैंने ये अपने टाइम में बहुत किया है, जब भी मैं मतलब प्रैक्टिस किया करता था तो मैं मोस्टली अपने ही नेम को वेरिएबल बना दिया करता था, ठीक है। अब हम चाहते हैं वेरिएबल, देखो किसी का नेम है, ठीक है, नेम के 2 पार्ट, फर्स्ट नेम होता है और लास्ट नेम। हम चाहते हैं कि दोनों को लिखें, तो अब देखो समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने बीच में जो साइन यूज़ किया हुआ, यहाँ पे हाइफन साइन है, ठीक है। अब लेकिन भैया अभी आपने बताया था कि भैया यहाँ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात। अगर हमें इस तरह किसी का नेम लिखना है, हम चाहते हैं बीच में स्पेस देना, ठीक है, हाइफन को हटा देता हूँ मैं, विशाल कुमार लिखना चाहते हैं सीधा, स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेस भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा भैया स्पेस, तो हम क्या करें, तो आप ये करिए, स्पेस की जगह यहाँ पे अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसा होता है, वो आपका जो डैश होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसको, ठीक। हाँ भैया समझ में आया, और समझाऊंगा आगे। और एक चीज़ आपको ये और याद रखनी है कि अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट। वो क्यों, क्योंकि कैरेक्टर सेट में मैंने बताया होगा आपको कि A से Z तक और स्मॉल a से Z तक का ASCII कोड अलग होता है, ठीक है। A का आपका स्टार्ट होता है 65 से और स्मॉल a का स्टार्ट होता है अप्रॉक्स 97 से, ठीक है। तो इनके जब ASCII कोड अलग है तो ये आपका जो लैंग्वेज है वो इनको अलग अलग ट्रीट करती है। यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हम आपके ही नाम का अगर एग्जाम्पल ले लें तो क्या ये इस तरीके से डिफरेंट है, विशाल नहीं, सुनो इसको पूरा कैपिटल लेते हैं, ठीक है। अगर हम आपके ही नाम का एग्जाम्पल ले लें, सॉरी विशाल, ठीक, ये पढ़ने के लिए एक है बट इनके केसेस अलग हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, समझ रहे हैं, ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ वैलिड की, कुछ इनवैलिड की। आपको ये 12th में सबसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर ऐसे सॉल्व करने के लिए, तो हम पहले उसी की बात कर लेते हैं कि कुछ वैलिड और इनवैलिड। देखो वैलिड क्या है, माई फाइल है, ठीक है, इसके अंदर क्या, अब कैसे करना है, ये लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका रूल नंबर 1 कि रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है, क्या ये कीवर्ड है, नहीं है, ठीक है, रूल नंबर 1 पास। रूल नंबर 2 क्या था आपका, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरे की तरफ इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट बट इट कैन बी, क्या इसमें कोई डेट शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, रूल नंबर 2 पास। क्या इस रूल नंबर 3 क्या है, भैया इसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो हमारा रूल नंबर 3 पास, ठीक। जब ये हमारे सारे रूल्स को पास कर देगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या, वैलिड आइडेंटिफायर बन जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको अंडरस्कोर यूज़ करके दिखाया है, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और सेकंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप अंडरस्कोर मैंने यूज़ किया हुआ है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई भाई सही की, अब थोड़ी गलतियों की बात करते हैं हम। देखो कैसे, इनवैलिड, वही हम प्रोसेस यूज़ करेंगे रूल वाला अपना। रूल नंबर 1, इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड। ये कीवर्ड तो नहीं है, रूल नंबर 1 पास कर दिया, चलो। रूल नंबर 2, इट कैन नॉट हैव अ डिजिट इन स्टार्टिंग, बट बीच में हो सकता है, ठीक है भाई, डिजिट भी नहीं है, रूल नंबर 2 भी पास हो गया। अरे रूल नंबर 3 देखते हैं, इट कैन नॉट कंटेन स्पेशल सिम्बल्स और साइन, है इसके अंदर हाइफन है, रूल नंबर 3 पास नहीं हुआ, ये आपका इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। रूल नंबर 1, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, भैया नहीं है, पास हो गया। रूल नंबर 2 क्या था हमारा भैया, रूल नंबर 2 था इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, रूल नंबर 2 फेल, डिजिट से स्टार्ट हो गया, ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा क्या है, तीसरा भैया तीसरा ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें भी चलाते हैं अपना रूल वाला। पहला रूल क्या था भैया, इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ कीवर्ड, गलत। ये जो ट्रू है ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, ये ट्रू है, ये आपका कीवर्ड है, और ये जो ट्रू है ये आपका बूलियन ट्रू है। अगर आप सभी ने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया है तो मैं आप सभी से ये बोलना, हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिटरल्स के ऊपर। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा सा लेट आया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यार वीडियो को बनाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए। ज़रूरी नहीं आप लाइक कीजिए, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कीजिए भाई। कोई अगर आपको सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और लास्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं हम अपना। आज हम बात करेंगे लिटरल्स के बारे में, ठीक। अच्छा भैया, लिटरल्स का भैया पुराने टॉपिक कहाँ हैं? तो पुराने टॉपिक है ना, उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक और रिक्वेस्ट वो ये है कि आप सारी वीडियोस को सीरीज़ में देखिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ओके चलो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। लिटरल्स सबसे पहले बात करते हैं। लिटरल्स होता क्या, देखो, लिटरल्स ये आर ऑफन रेफर एज कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम उसको बोलेंगे लिटरल, ठीक। जैसे अब देखो क्या है, दीज आर डेटा आइटम दैट आर फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, वही मतलब होता है इसका, ये इसकी डेफिनेशन हो गई बेसिकली, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन पाइथन, ठीक। हर लैंग्वेज में लिटरल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक। तो आपकी इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर 5 टाइप्स के दिए गए हैं। वो क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक, बूलियन एंड स्पेशल लिटरल नन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लिटरल है, ठीक है। एंड इसके बाद लिटरल करेक्शंस, ओके। सो हम इस वीडियो में सभी की बात करेंगे, तो चलिए हम पहले एक एक को डीप में जाके समझते हैं कि ये क्या होता है, ओके। चलो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक आया है वो ये है स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, ठीक। हम स्ट्रिंग लिटरल की बात करते हैं। अब टेक्स्ट इंक्लोज इन कीवर्ड्स फॉर्मिंग अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। देखो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे किसके अंदर, या तो हम उसको डबल क्वोट में लिखेंगे, या तो हम उसको डबल क्वोट में लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको सिंगल क्वोट में लिखेंगे। जो भी टेक्स्ट आपका डबल क्वोट या सिंगल क्वोट्स के अंदर बंद है पाइथन के अंदर आप लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लिटरल, ठीक। इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हेलो वर्ड यहाँ डबल क्वोट्स में लिखा हुआ है और यहाँ सिंगल क्वोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वोट्स से कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जिससे तुम्हें स्टार्ट कर रहे हो भाई, तुम्हें उसी से ख़त्म करना है। कैसे भैया, जैसे यहाँ देखो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, हाँ भैया लिखा है, ये डबल क्वोट्स लगे हैं स्टार्टिंग में, हाँ, और आखिरी में क्या डबल क्वोट्स से बंद किया है, ठीक। वो ऐसे कि अगर इसको ऐसे लिखोगे हेलो वर्ड और सिंगल क्वोट से बंद कर दो तो एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना। एरर का भी एक्चुअली आपको एरर समझ में आने चाहिए, इसी वजह से मैं आपको आईडी पे चला के दिखाता हूँ। और हो सकता है इस वीडियो का आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आईडी में चला के दिखाऊंगा ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनसाइट है, आपको बिल्कुल डीप जाके पढ़ा रहा हूँ मैं। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आपको अपनी बुक में मिलेगा, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ भैया। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो तुम्हें दिखते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ उनकी जो ऑब्जर्वेशन यानी कि उनका एक्शन दिखाई देता है, ठीक है। जैसे तो हम एंटर प्रेस करते हो अपने में, ठीक है, एंटर प्रेस की, तो मैं क्या दिखाई दिया वहाँ पे कुछ,
जब तुम अपने आईडी में लिखते हो कोडिंग, तुमने एंटर प्रेस की, तुम्हें क्या वहाँ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया ना। लेकिन वो जो तुम एंटर प्रेस कर रहे हो उसका एक्शन होता है। क्या एक्शन होता है कि जो हम लिख रहे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन से आ जाता है। हाँ भैया होता ही है, ठीक है। तो समझे ग्राफिक कैरेक्टर क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसके एग्जाम्पल है बैक स्पेस, टैब, कैरेज रिटर्न, ओके। और ये है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्केप सीक्वेंस। अब भैया ये स्केप सीक्वेंस क्या है, तो चलो हम आगे बताते हैं स्केप सीक्वेंस क्या है। स्केप सीक्वेंस ये होती है, ये कई सारे फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपका ये स्केप सीक्वेंस लगता है, ठीक है। फॉरवर्ड ही बैकवर्ड स्लैश है, सॉरी फॉर दैट। बैकवर्ड स्लैश हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम स्केप सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। अब कौन सा स्केप सीक्वेंस आपको ज़्यादा यूज में आने वाला है ये बताता हूँ मैं आपको। आपका ये न्यू लाइन, ठीक है, और ये बैक स्लैश हो गया, और फिर ये आपको ज़्यादा यूज़ करेंगे इनको, ठीक है। अब ये क्यों यूज़ करते हैं ये भी आगे बताऊँगा। वो इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमें न्यू लाइन लेनी है, ठीक, तो हम सीधा यहाँ पे इस स्केप सीक्वेंस को यूज़ कर लेंगे ऐसे, ठीक, इस तरीके से, ठीक। हाँ भैया समझ में आया। अब देखो आगे बात करते हैं, चलो। स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल की बात कर रहे हैं और इतना डीप में आ चुके हैं कि स्ट्रिंग लिटरल के भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, ठीक। कैसे? क्योंकि हम एक हो सकता है हमारा सिंगल लाइन का स्ट्रिंग और दूसरा हो सकता है हमारा मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग, ठीक। 2 टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं भाई। चलो तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लाइन स्ट्रिंग के बारे में। अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या है? द स्ट्रिंग विच इज एनक्लोज्ड इन सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स। हमने कोई भी एक स्ट्रिंग यानी ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, एक बोले तो हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। अगर हमने वहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज, सिंगल क्वोट्स लिया हमने, और यहाँ लिखता हूँ मैं माई नेम इज विशाल, ओके, तो ये सिंगल है, ठीक है। ये तो हमारा 1 लाइन का हो गया, ठीक, ये तो 1 लाइन की स्ट्रिंग हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमें काफ़ी सारा लिखना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि 2-3 लाइन में लिखें हम, ठीक है। 2-3 लाइन की स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो उसके तरीके हैं, फिर हम उस पर बात करते हैं। सिंगल समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। तो इसमें एक चीज़ और तुम्हें बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पर तुम सिंगल कीवर्ड्स की जगह जो मैंने सिंगल कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, यहाँ पर तुम यहाँ डबल कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो लिखा है नीचे ये एज इट इज़, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है? मैंने बताया कि अगर हमें एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू देनी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ जिसमें हमें पैराग्राफ लिखना है, हमें लेटर सपोज, ठीक है, इसे लिखना है, हमें लिखना है माई नेम इज़, ठीक है, आई स्टडी इन क्लास, माई हॉबीज़ आर, इस तरह लिखना है, ठीक है, ठीक। तो इसके देखो 2 तरीके हैं लिखने के। पहला ये है कि हम बैक स्लैश का यूज़ करेंगे, ठीक। वो कैसे? देखो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, पूरा प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। हमें ये लिखना है माई नेम इज़, ठीक, इतना। अब हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ माई नेम इज़ विशाल, ओके, ठीक है। अब इसके नीचे हमें लिखना है, तो पहला जो तरीका है वो ये है, जिसकी बात करें बैक स्लैश की। हम विशाल के बाद बैक स्लैश लगा देंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम आगे लिखेंगे आई स्टडी इन क्लास 11th, ठीक है। फिर हम यहाँ ये स्लैश लगा देंगे बैक स्लैश, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माई हॉबीज़, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक, माई हॉबीज़, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड वे है वो ये है तुम्हारा कि जो सेकेंड तरीका है वो आपका ये वाला है, बाई यूजिंग ट्रिपल क्वोट्स, ठीक। देखो इन दोनों का एक अपना अपना एडवांटेज होगा, जहाँ एडवांटेज होगा वहाँ डिसएडवांटेज जरूर होगा, ठीक है। तो एक का एडवांटेज भी है लेकिन एक का डिसएडवांटेज भी है, वो ये है। अब हमें ये देखो इस ट्रिपल क्वोट्स का यूज़ करना है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, फिर सीधा ट्रिपल क्वोट ऐसे लगाएंगे और यहाँ फिर माई नेम इज़ विशाल, ठीक। इसके बाद आई स्टडी इन क्लास 11th एंड माई हॉबीज़, ठीक, इस तरीके से। और ये हम ट्रिपल क्वोट्स से बंद कर देंगे, ठीक। और जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको हम सिंगल क्वोट से बंद करेंगे, ठीक है। बंद करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या है, हमें जब यहाँ पे नई लाइन में आना था मल्टी लाइन, सॉरी ये ट्रिपल क्वोट्स वाले में, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ यूज़ नहीं किया, हम सीधे नीचे चले आए, ठीक है, ठीक, हाँ समझ में आया।
अब तो मैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ मैं साइज में फ़र्क पड़ता है कैसे। अब देखो स्ट्रिंग साइज की स्ट्रिंग की बात करते हैं। कोई स्ट्रिंग है हाँ, तो उसका साइज भी होगा, ठीक। वो कैसे, पहली स्ट्रिंग देखते हैं। देखो ABC लिखा हुआ है, हाँ भैया ABC दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो इसका साइज़ क्या है, देखो एक A कैरेक्टर है, B A कैरेक्टर है, C A कैरेक्टर है, इसका साइज़ 3 है। हाँ भैया ठीक है, साइज़ 3 है, ओके। अब देखो ये वाला देखते हैं, ये क्या है, इसमें भैया एक बैकवर्ड स्लैश है और आपने A लिखा हुआ है और B लिखा है भैया, लेकिन साइज इसका 3 होना चाहिए, 2 है, ऐसा क्यों? देखो इसलिए क्योंकि मैं अभी आपको बताया था मैंने स्किप सीक्वेंस, जो भी लेटर्स आपके स्किप सीक्वेंस में आते हैं उनका साइज 1 होता है, 1, ठीक है। इनका जो साइज है 1 हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपका ये है A, इसका एक साइज है और ये B है, ये भी एक साइज काउंट करता है, इसीलिए इसको टोटल कैलकुलेट करके जो इसका साइज आया है वो है 2, ठीक। मैं आपको इसका साइज पूरा आईडी पे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे शो होता है, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो डबल क्वोट्स में ली गई है, ठीक है भैया, ली गई है। अब इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ अभी बताते हैं भैया। इसका साइज़ है 1 2 3 4, 4 नहीं है, इसका साइज़ है 3। वो क्यों? वो इसलिए, अभी देखो बताया मैंने, यहाँ पे A है ना, ये आपका एस्केप सीक्वेंस है, तो इसका साइज़ क्या है 1, और जो B है वो उसका भी साइज़ होगा 1, और जो C है ना उसका भी साइज़ होगा 1। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ भैया चीज़ें समझ में आई, ठीक। अब चलो हम आगे बात करते हैं। फॉर मल्टीलाइन स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 तरीके थे आपके, ठीक है। वो ये कि जब आप यहाँ पे जब आपने ट्रिपल कोट्स को यूज़ किया था, ठीक है, और आप सीधा एंटर बटन प्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंटर बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ पे तो कैरेज रिटर्न का साइन है, ठीक है। अब क्या है कि आपने एंटर बटन प्रेस किया तो एक तो आपका A का साइज़ हो गया, ठीक, हाँ भाई ये A का हो गया। लेकिन जो अभी कैरेज रिटर्न बार बार एंटर बटन प्रेस कर रहे हैं ना, वो भी एक एस्केप सीक्वेंस है, यानी कि जो एंटर बटन है वो भी एक एस्केप सीक्वेंस है, तो उसका भी एक साइज़ हो गया, ठीक। हमने B किया, ठीक है भाई, B का एक साइज़ हो गया। और यहाँ जो ये एंटर बटन फिर से प्रेस किया हमने नीचे जाने के लिए, तो एक बार फिर से इसका साइज़ फिर से 1 हो गया, और C है तो इसका साइज़ 1 हो गया, ठीक है। अब देखना ही क्या डिफरेंस लेके आएगा तुम्हारे साइज़ में। ये 3 हो गए, ठीक है, और एक ये 2 हो गए, तो 3 + 2 भैया 5। तो जो आपका इसका साइज़ आया ना, इसका जो साइज़ है वो 5 है, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं, टेक्स्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट 2 में क्या है, ये A है, ठीक, इसका साइज़ 1, और B है, B का साइज़ 1, एंड देन C का साइज़ 1, ठीक। इसका जो साइज़ आएगा टोटल वो साइज़ आएगा 3, ठीक। तो ये बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपने एंटर की आपको प्रेस नहीं करनी है, आपको बस सिंपली साइन लगा देना है। इसका मतलब है कि आप इसे नीचे से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि साइज़ का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो ये आपको याद रखना है इन दोनों तरीक़ों में। ये जब ये बैकवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और जब नहीं यूज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरा न्यूमेरिक लिटरल्स की तरफ। दीज आर 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। अब इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। उनका क्या क्या काम होता है, देखो इंट होता है। इंट में क्या होता है, इंट में आएंगे आपकी इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है, जैसे 2 4 6, कोई वैल्यू ले सकते हैं। फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में आपकी वो वैल्यूज़ आएंगी जिसमें डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, जैसे 2.86, 0.6, 7 पॉइंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक के बारे में बताता हूँ मैं, इंटीजर लिटरल्स के बारे में पहले बताता हूँ। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, यानी कि इंटीजर जो लिटरल है उसमें आपका 1 डिजिट होना चाहिए ही चाहिए, और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। हाँ भैया ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अब देखो ये क्या है, लेकिन इट में कंटेन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव साइन भी हो सकता है। वो ऐसे इसे 7 लिखा है हमने, ठीक है, तो ये +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है, ठीक है भैया। लेकिन अ नंबर विद नो साइन इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर हम इसको सिंपली ऐसा लिख दें 10, तो ये 10 क्या, 10 ही प्लस का 10 माना जाएगा ना, हाँ प्लस का 10 माना जाएगा, ठीक है।
और ये क्या है कि जैसे कॉमास कैन नॉट अपीयर इन इंटीजर कांस्टेंट। हम लोग जो नॉर्मली लिखते हैं, अगर हमें 10,000 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से 10,000, ये 10,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे इनपुट नहीं दे सकते हैं। कॉमास, ये जो कॉमा है ये इसको बीच में नहीं, ये आपका सिंपली 10,000 लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखिए 10,000, ओके। इसके बाद बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स। इसमें इंटीजर लिटरल में भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ये डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। देखो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपके बोर्ड लेवल का है, तो आपका जो पेपर में आएगा या फिर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए। अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के बारे में। इसकी भी 2 फॉर्म है, कौन कौन सी? फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। इसके बारे में भी चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म के बारे में। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विद अ डेसिमल पॉइंट आइदर बिफोर और आफ्टर। इसकी कंडीशन क्या है कि हमने अगर यहाँ डिजिट एंटर किए 7, तो या तो इसमें डिजिट आप बाद में लगा दो, पहले लगा दो, लेकिन डेसिमल होना ही चाहिए भाई, ठीक। तो हम 7 पॉइंट ऐसे लिख दो, तो ये मानेगा आपका 7.0 लिखा हुआ है आपने। और अगर आप 7 पहले लगा देंगे ये डेसिमल और 7, तो ये मानेगा अपने 0.7 दी हुई वैल्यू, ठीक है। अब क्या, इट कैन ऑल्सो आइदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। वही चीज़ है सेम, यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव लगा दोगे तो ये पॉजिटिव मान लेगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे दोगे तो ये नेगेटिव मान लेगा, ठीक है, ठीक। तीसरा है कि कांस्टेंट विद नो साइन इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर आप सिंपली इसको 7.2 देंगे तो ये 7.2 ही मानेगा, ठीक है। अगर आप अगर आप यहाँ पे नेगेटिव 8.6 वैल्यू देंगे तब ये नेगेटिव वैल्यू माने कि यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बात करें तो इसमें 2 फॉर्म होती हैं आपकी, मैंटिस और एक्सपोनेंट। वो कैसे? देखो यहाँ एक नंबर दिया हुआ 5.8, ठीक है। 5.8 है आपका, 5.8 हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.58 इंटू 10⁻1, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0.58। अब देखो यहाँ कैसे लिखेंगे हम इसको 0.58, ये तो हमारा नंबर है, लेकिन पावर क्या है इससे? पावर है आपकी e, और कितनी पावर है इसके ऊपर? 1 पावर है ना, तो 0.1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक। अब जो यहाँ पे 0.58 लिखा हुआ है, e से पहले जो लिखा हुआ है वो आपका मैंटिस है, और जो e के बाद लिखा हुआ है वो आपका एक्सपोनेंट है, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं बूलियन वैल्यूज़ की तरफ। बूलियन वैल्यूज़ में आपके 2 ही लिटरल्स होते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज बूलियन ट्रू एंड सेकेंड वन इज बूलियन फॉल्स, ओके। स्पेशल लिटरल नन की बात करते हैं। अब देखो नन जो है ना वो आपका यूज़ तब किया जाता है जब कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम, ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं क्या? टाइप का, टाइप 1, ठीक। और हम इसको प्रिंट करा देंगे, अगर प्रिंट टाइप 1, तो जो ये आपका इतना लिखा हुआ है ना, ये आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कोडिंग है, वो आपको क्या आउटपुट देगी? ये आपके आउटपुट में नन प्रोवाइड करेगी आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं दिया 1 को, इसलिए, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? हम बात करेंगे आज स्ट्रिंग्स के बारे में। भैया स्ट्रिंग्स का वीडियो तो आ चुका है? नहीं, मैं स्ट्रिंग्स के जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो अब मैं आईडी पे चला के दिखाऊंगा, क्योंकि तुम्हें ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? मैंने बताया था कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चलेगा कैसे, ठीक है। अब देखो हमें क्या कुछ वैल्यू है, हमें वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं text1 नेम से। हमने वेरिएबल बनाया यहाँ से text1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें अपनी स्ट्रिंग बना रहे हैं हम, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है? पहला तो हम यहाँ पे सिंगल क्यूट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम डबल क्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले तो मैं डबल क्यूट से दिखाता हूँ, हेलो आई एम पाइथन, ठीक है। मैंने इसको ये दिया आई एम पाइथन। अब इसके बाद क्या है? मैं इससे यही स्टेटमेंट प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि क्या शो करेगा।
प्रिंट में हम टेक्स्ट उनको प्रिंट करा देते हैं। ठीक, अब तो मैं ये रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से क्या रन किया, यहाँ पे क्या लिख के आया, हेलो आई एम पाइथन लिखा हुआ है। हाँ भैया लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये अगर यहाँ डबल क्यूट्स हमने यूज़ किए, हम इसलिए सिंगल क्यूट यूज़ करें तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल क्यूट को हम यूज़ करते हैं। सिंगल क्यूट को अगर यूज़ करेंगे तो देखो, वेट यहाँ पे इसने इसको ये ले लिया, ठीक है। तो अब हम, लेकिन अब इसका आउटपुट सही आने वाला है, ठीक। हेलो आई एम पाइथन, ओके। वो जो आउटपुट था वो इसलिए आया था क्योंकि उसको ये लगा कि यहाँ से ये अगर मैं इसको इतना लिख दूंगा यहाँ पे, एक मिनट, जो आपको एरर दिखाई दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में एक और यूज़ किया हुआ है ये क्यूट, ओके। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ एरर यहाँ पे कैसे आएगा। देखो, अगर हमने स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सिंगल क्यूट हटा के डबल क्यूट लगा दें, डबल क्यूट, और यहाँ पे हम लास्ट में सिंगल क्यूट यूज़ करें और इसको रन कराते हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसका जो प्रॉपर रूल्स हैं उसमें छेड़खानी किया, यानी कि ये जब भी हम यूज़ करेंगे तो भैया हम इसको पेयर में यूज़ करें, ठीक है भाई। हाँ भैया समझ में आया ये, ठीक। तो इसको हम पेयर में लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हमने प्रिंट करा लिया। हाँ भैया ये बात समझ में आ गई। तो ये बात तो थी भाई सिंगल लाइन की, ठीक है, हाँ ठीक। अब बात करते हैं मल्टी लाइन की। मल्टी लाइन में हमें क्या करना है, मल्टी लाइन में भी सेम है कि आप यहाँ पे डबल क्यूट या सिंगल क्यूट यूज़ करिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब देखो, ठीक। तो हम इसको नीचे लेके आते हैं। अब इसके आपके पास दो ऑप्शन है, वो ये हैं कि अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, आई एम यूज्ड फॉर एंड देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब जैसे फ़िलहाल इसको यहाँ से हटाया, ठीक। तो अभी ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता है ये जो नीचे है ना, अगर हम यहाँ पे इसको ये लगा दें, ये लगाया हमने और यहाँ से ये लगाया, ठीक है। तो वेट, हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख दी यहाँ पे। अब मैं आपको इसका आउटपुट देके दिखाता हूँ। अब इसको हम रन कराते हैं। देखो ये हेलो आई एम पाइथन एंड आई एम यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग लिख के आ गया। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, अगर हम आप स्पेस चाहें तो यहाँ पे खुद से जनरेट कर सकते हैं, वो हम एक एक स्पेस दे देते हैं। और ये देखो पुराना आउटपुट आप यहाँ देख रहे हैं ये, और नया आउटपुट आपका ये लिखा हुआ है, ठीक। हाँ भैया चीज़ें समझ में आई कुछ। अब मल्टीलाइन कमेंट के भैया दो तरीके बताए थे आपने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, दो तरीके बताए थे। पहला था तुम्हारा बैकस्लैश यूज़ करने का, दूसरा तरीका मैंने तो बताया था कि हम ट्रिपल क्योट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे वेट ट्रिपल कोट लगाते हैं और यहाँ से स्लैश हटाते हैं और ये यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाते हैं, ठीक है। अब हमने ट्रिपल कोट यूज़ किया, ठीक। तो ये आपका ये भी करेक्ट मेथड है। हम पहले इसका मैं पहले इसका आउटपुट लेके दिखाता हूँ। देखो इसका आउटपुट ये आया, हेलो आई एम पाइथन आई एम यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। भैया आपने जो इससे पहले आउटपुट लिया था वो कुछ ऐसा आया था, लेकिन ये ऐसा क्यों आया? अब देखो इसके दो रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया था अभी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के बारे में, पिछली वीडियो में बात की थी हमने। वो क्या होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो आपको दिखते नहीं है लेकिन उनका एक्शंस आपको दिखाई देता है। यहाँ पाइथन के बाद मैंने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया था, इसलिए नीचे से आया। अगर मैं पाइथन के बाद यहाँ बैकस्लैश यूज़ कर दूँ, ठीक है, तो हम इसका आउटपुट लेंगे तो देखो क्या आएगा, हेलो आई एम पाइथन, ठीक है, आई एम यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। यानी कि जो हमारा इस लाइन तक हमने लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन है, और जो ये प्रोग्रामिंग लिखा है ये दूसरा लाइन है, ठीक है। ये दूसरी लाइन में आपका शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं सारा एक ही लाइन में शो करे सारा कंटेंट आपका, तो एक बार और बैकस्लैश का यूज़ करते हैं और फिर यहाँ देखो इसका आउटपुट क्या आया, वापस से वैसा आएगा जैसे पहले आ रहा था, ठीक। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ में आया होगा यहाँ से ऐसे करके। अब देखो हम इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, साइज। भैया आप साइज़ का कुछ बता रहे थे, ठीक। सबसे पहले हम आपको ये एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताता हूँ, वो ये है ये। अब यहाँ पे हम डबल क्वोट्स में एक वो देते हैं NABC, ठीक है। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको रन कराया हमने, रन हो गया। इसका आउटपुट क्या है ये देख रहे हो, एक लाइन छूटी हुई है, यहाँ पे छूटी है,
और यहाँ ABC लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक भैया, ये आउटपुट समझ में आ गया। लेकिन ना तो मैं अब देखो इसकी लेंथ निकाल के दिखाता हूँ, वो कैसे निकलेगी। वो आपकी आएगी text1। अब हम इसकी लेंथ भी साथ में प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ रन हमने क्लिक किया। अब देखो इसकी लेंथ 4 आई है। 4 क्यों आई है बता सकते हो आप? क्योंकि ABC 3 कैरेक्टर्स और आपका ये न्यू लाइन। ठीक है, 4 आई। अब देखो हम इसको अगर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अगर हम ये हटा दें तो देखो क्या आएगी, तो आपकी 3 आई है, ABC 3 आया समझ में। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा दूँ, क्योंकि जो A है वो भी आपका एस्केप सीक्वेंस है, तो ये देखना अब लेंथ कितनी आई है। अब देखो BC आया है, BC लिख के आया है सिर्फ यहाँ पे, और जो ABC है ये भी आपका एस्केप सीक्वेंस है। सॉरी, ABC पूरा नहीं, बट ये जो सिलेक्टेड है ये आपका इतना एक एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, इसके मैं आपको इसके बारे में पिछली वीडियो मैंने बताया था एस्केप सीक्वेंस के बारे में। अब आपको यहाँ तक साइज़ के बारे में पता चला। अब जो मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रिपल जो हम यूज़ करते हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट नहीं, रुको एक सेकेंड, पहले हम वापस से वही लिखते हैं जो हमने भी यूज़ किया था। चलो यही लिखते हैं, माय नेम इज़ पाइथन एंड आई एम यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक, प्रोग्रामिंग लिख लिया। अब देखो हमें यह करना है, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना है। ठीक, ट्रिपल कोट्स, और यहाँ पे भी ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। हम इसमें एक और लाइन लिख लेते हैं, आई एम प्रोग्रामिंग एंड आई एम रीडिंग इन क्लास 11। ठीक, कुछ भी लिख लेते हैं। चलो अब देखो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, तो मैं इसकी लेंथ क्या आने वाली है। देखो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 65। ठीक है, और इसका ओरिएंटेशन भी अलग है। देखो प्रोग्राम काफ़ी ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ बैक स्लैश यूज़ कर देंगे। अब देखना यहाँ पे हमने एक बैक स्लैश पहले लगाते हैं, देखो उससे क्या होता है, 65 से 63 हो गया। हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से एक स्पेस को हटाया है और एक बैक स्लैश लगाने से जो कैरेज रिटर्न था, जिसका जो मैंने आपको बताया था कैरेज रिटर्न के बारे में, जो स्किप सीक्वेंस होता है वो यहाँ से कम हुआ है, इसलिए 2 साइज यहाँ से कम हुआ है। ठीक है, अभी मैं अगर यहाँ से यहाँ पे अगर मैं एक बैक स्लैश लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ देखना, अभी दोबारा से इसका आउटपुट लेते हैं 62, एक और कम हुआ। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो आपका एक वाइट स्पेस की मैंने जो बात की थी ना आपसे, अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, ये देखो, और अगर मैं अब इसका आउटपुट लूँगा ना तो फिर से बढ़ जाएगा। तो जो आपके ये वाइट स्पेसेस होगा, कैरेज रिटर्न होगा, ये आपके ऐसे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं जो आपको दिखते तो नहीं हैं, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है आउटपुट वो आपका साइज पे इफेक्ट डाल रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक, अगर इसी तरीके से मैं सभी में ये लगा देता हूँ तो इसके बाद तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, और हम वापस से 62, ये सारा एक ही लाइन में आ गया, और 62। अब हम इसको थोड़ा देखो, मैं इसको थोड़ा मतलब डेकोरेट करने की कोशिश करता हूँ, वो ऐसे कर देंगे, लेकिन ये इसका साइज़ बढ़ाएगा। ठीक है, एक एक साइज़ यहाँ पे स्पेस मैटर हो रहा है, साइज़ बढ़ गया, थोड़ा सा ठीक लगने लगा। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो बात करते हैं पहले कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। दीज आर द टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात क्या है, टोकन्स। ये क्या है आपके टोकन्स, यानी कि टोकन्स क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने आपको टोकन्स की वीडियो में बताया था। दीज आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, ये आपकी कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल्स। ठीक, अब वेरिएबल्स वो देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे a+b किया है। ठीक है, a+b किया है, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा प्लस है ना ये ऑपरेटर है। हाँ, और ये क्या कर रहा है भैया, इन दोनों का एडिशन कर रहा है। ये इन दोनों का एडिशन कर रहा है, एडिशन। ठीक है,
अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स टू विच द कंप्यूटेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या होता है भैया, अब जो ए और बी है, ठीक है, इन दोनों हमने क्या किया, ऐड किया है। हाँ भैया ऐड किया हुआ है, तो हमने जो ऑपरेटर है वो किस चीज़ के ऊपर यूज़ किया है, किसके साथ में अप्लाई किया, उसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो आपका ऑपरेंड है, ठीक है। कुछ भी और, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। अब हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है, कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जितना इस चैप्टर में है। आगे ऑपरेटर्स का एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम पूरा जो भी आपके सिलेबस में उन सभी को डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यूनरी ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेटर्स विच रिक्वायर्ड वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन, ठीक है। वो क्या, देखो इनमें क्या, इनमें इनको सिर्फ एक चाहिए, वो क्या, अकेला प्लस, ठीक है, एक ही सिंबल चाहिए इनको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि वन ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अपॉन, ठीक है। यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट लॉजिकल नेगोशिएशन। देखो हमें इनका जो प्लस है ना, इनके नाम याद होने चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए हमें इन ऑपरेटर को हम जानते हैं कि प्लस का है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेमिंग है वो क्या है, यूनरी प्लस की नेमिंग है इसकी, ठीक भैया। ये हमारा यूनरी माइनस है। अगर आप सभी को ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा, दीज आर द ऑपरेटर विच रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। इनको क्या चाहिए, दो ऑपरेंड चाहिए, ठीक है। और ऑपरेंड क्या होता है वो मैंने बताया था अभी पहले, ठीक। अब ये कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, ये टोटल 8 टाइप्स के हैं। इनके बारे में आगे चल के बात करेंगे, हर एक टाइप के बारे में। अर्थमेटिक, बिटवाइज, शिफ्ट, आइडेंटिटी, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल और मेंबरशिप, ठीक। अब इस जगह इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ऑपरेटर्स का, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको बता दूंगा अभी से ही। अर्थमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन सभी के नेम याद करने हैं, ठीक। वो नहीं जो हमें पता है ना, एक जो स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका जो नेम होता है उसको हमें याद करना है, ठीक। अब जैसे ये प्लस का साइन है, ये क्या एडिशन ऑपरेटर है, और ये क्या एग्जाम्पल, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, x प्लस वाई। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एडिशन निकाल के देगा। जैसे 2 + 5 कर दिया हमने, तो वो क्या देगा, 7 देगा। और ये है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको डिफरेंस निकाल के देगा। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 7 - 5, तो ये क्या देगा, 2 देगा। ये हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका एक एग्जांपल है कि हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, ठीक। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वो क्या करेगा, x × y। जैसे हम कर देते हैं 2 × 4, तो वो आपको 8 निकाल के देगा। और डिवीज़न ऑपरेटर क्या है, ये आपको डिवाइड करके देगा, ठीक है। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर देखो, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर की, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि मैं चलो यहाँ समझाता हूँ तुम्हें, सॉरी वेट, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब अभी समझा देता हूँ मैं आपको मॉडुलस ऑपरेटर। अगर आपको किसी का रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। वो इधर कैसे काम करता है कि लेट अस सपोज हम 3 को डिवाइड करते हैं 11 से, सॉरी 11 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करना है, ठीक भैया, 3 × 3 = 9 होता है, 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक। तो अगर हमें इसको प्रोग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज हमारी x के अंदर वैल्यू है 11 और y के अंदर वैल्यू हमारी 3, तो हम क्या लिखेंगे, x रिमाइंडर ऑफ y। तो ये आपका आउटपुट क्या देगा, ये आपका आउटपुट देगा 2, ठीक है। हाँ भैया को समझ में आया, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फ्लोर डिवीज़न, इस तरीके से जितने भी ऑपरेटर हैं, आप ये जो लिस्ट है आपको अपने बुक में मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और आपको नाम सभी के याद कर लीजिएगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, शिफ्ट ऑपरेटर्स, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन। मोस्टली ऑपरेटर्स का आप फैमिलियर हैं, जिसका नहीं है वो बता देता हूँ। ये ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू,
इसको हम कंडीशन टाइम पर यूज़ करें कि ये वैल्यू इसके नॉट इक्वल्स टू ये वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो जब आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर, सबको विद एग्जांपल दिया है मैंने आपको यहाँ पे, तो उसका यूज़ कीजिए आप लोग। ये विद एग्जांपल आपको दिया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर भी एंड और नॉट, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, मैं वहाँ पे इसका प्रोवाइड करा दूँगा PDF मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं पंक्चुएटर्स की। ये ऑपरेटर्स में अभी जो है ना आपके लिए इंट्रोडक्शन सिर्फ बात करनी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स क्या करते हैं और आपको बेसिकली इनके डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए। फिर हम पंक्चुएटर्स की बात करते हैं, तो दीज आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखो पंक्चुएटर्स हम जब अपने इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं तो किस लिए होते हैं, बेसिकली एक अच्छे से डिज़ाइन है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, इसलिए टू यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट रिदम एंड एम्फेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक, तो भाई कौन कौन से होते हैं, देखो ये सिंगल क्यूट, डबल क्यूट, हैश साइन, बैकवर्ड स्लैश, पैरेंथेसिस, एट द रेट, और ये आपका सेमी, ये कॉलन साइन हो गया, इक्वल साइन हो गया, ठीक है। हमें इनके भी नेम याद होने चाहिए क्योंकि इनके भी नेम पूछे आ सकते हैं आपसे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को, ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन आया है आपका बीच में। जब ऑपरेटर्स का जो आगे चैप्टर आने वाला है उसमें मैं आपको एक एक ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा जो आपके सिलेबस में हैं। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हम बात कर रहे हैं आज पार्ट्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी लेक्चर की सीरीज़ है जो हम कंटिन्यू करेंगे अब, तो हम आज बात करेंगे कि एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको आइडिया देंगे कि कैसे क्या होता है। अब सबसे पहले आपको हम प्रोग्राम दिखा देते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक, हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है, एक सैम्पल प्रोग्राम। अब यहाँ कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं। ये जो आपका हैश के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ भैया ये आपने कुछ पहले बताया हुआ था, ये कुछ कमेंट्स सा लग रहा है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है भैया। इसके बाद भैया ये ब्लू से लिखा हुआ ये क्या है, ये भाई है तुम्हारा फंक्शन, ठीक भैया। ये क्या होता है, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो भाई जो फंक्शन आपका होता है वो हम जब फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आगे इसी वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। एंड देन ये एक और आपका कमेंट, देन ये आपका एक्सप्रेशन है, फिर ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम है, ठीक है। मैं आपको इसी वीडियो में ये भी आइडिया दे दूँगा कि प्रोग्राम कैसे चलता है। चलो अभी बता देता हूँ मैं। देखो पहले आपको ये चीज़ समझने की, जो प्रोग्राम है वो जैसे कि कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स नहीं सॉरी, कमेंट बॉक्स में तो आप लोग लिखेंगे जो आपका फीडबैक है। यहाँ देखो ये लिखा है हैश मैन प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम ईयर, ये आपका एक कमेंट है, हाँ भैया कमेंट है। तो यानी कि आपको ये बता रहा है कि जो आपका मेन प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा तो भैया ये सब क्या था, देखो भाई ये फंक्शन था हमारा, ठीक है भैया। अब जब भी आपको प्रोग्राम का आउटपुट लिखना होगा ना, तो हम मेन प्रोग्राम से ही प्रोग्राम पढ़ते हैं, वो हम आगे बात करते हैं। चलो पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं, जो टॉपिक था उससे डेविएट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में मैं टारगेट का लाइक रखूँगा, हम 15 के लाइक्स तक जाने की कोशिश करेंगे। लाइक कर दिया करो यार, आप सभी लोग व्यूज़ ले आते हैं बट लाइक नहीं आ रहे। चलो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज एन लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, ठीक है। आपको इतनी डेफिनेशंस में नहीं जाना है, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे 35 लिखा है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और ये 4.89 लिखा हुआ है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। अच्छा भैया, और भैया ये A+8, और तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अब एक्सप्रेशंस आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं। वो क्या, पहला तो आपका ये सिंपल रहेंगे एक्सप्रेशंस, ठीक है, या इनको हम बोल सकते हैं सिंपल एक्सप्रेशन। और जो आपको लास्ट के 2 दिख रहे हैं, 2, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। अब भैया कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहे हैं आउटपुट में, ठीक है। जैसे A+8 है, वो क्या कर रहा है, आपके 8 जो है ना वो A में ऐड कर रहा है, ठीक है, हाँ भैया। और ये क्या कर रहा है, ये कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके आपको आउटपुट दे रहा है, हाँ दे रहा है। तो ये थी एक्सप्रेशन की कहानी।
अब आगे बात करते हैं हम स्टेटमेंट के बारे में कि स्टेटमेंट क्या होता है। अ स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग दैट इज़ सम एक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अभी स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्या करता है आपका, कोई भी एक प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देगा और स्टेटमेंट का यूज़ करने से कुछ ना कुछ एक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि हमने किसी को बुलाया तो हमने क्या बोला, भाई इधर आओ, तो उसने सुना ना, वो इधर आया, तो ये इधर आया तो क्या हुआ, ये एक्शन हुआ आपका। जैसे हमने उसको एक स्टेटमेंट दिया है प्रिंट हेलो, तो क्या करेगा आपका कंपाइलर, बताओ। जो आपका कंपाइलर वो क्या करेगा, प्रिंट हेलो बोला हमने, तो भैया क्या कर, कुछ नहीं भैया, ये हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक, हेलो प्रिंट किया तो ये प्रिंट क्या हुआ, हेलो, यानी कि हमने उसको बोला हेलो प्रिंट करो, हमारा क्या हुआ, एक्शन हुआ एक यहाँ पे। ठीक, अब भैया ये तो कुछ स्टेटमेंट जैसा, सॉरी एक्सप्रेशन जैसा सेम लग रहा है स्टेटमेंट, लेकिन नहीं। देखो, व्हाइल एन एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, समझना, थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, ठीक, यानी कि a+8 करेंगे हम तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि a की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, a+8 यानी 2+8, तो इसका आंसर 10 आने वाला है। ठीक है, ठीक, अब ये जो आंसर है इसने क्या किया है, a की जो a+8 की वैल्यू है इसको वैल्यू निकाल के दिया है, यानी कि इसको एवेल्यूएट किया है। ठीक, इससे कोई भी प्रोग्राम पे जो वैल्यू हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक्सिक्यूट नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम को ये एक्सिक्यूट कराता है, समझ में, जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट कराता है और एक्सप्रेशन है वो आपका एवेल्यूएट कराता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम कमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, कमेंट्स में कमेंट्स में आपको 2 टाइप्स के कमेंट्स थे यहाँ पे, वो क्या थे, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, अब पहले सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट्स के आपको 2 इसमें तरीके से हम यूज़ कर देंगे, वो है फुल लाइन कमेंट। पहला क्या है कि हमें कमेंट लिखना है तो हमने भैया हैश साइन लिया और यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो भी लिखना था हमें, फिर हैश साइन का यूज़ किया, वैसे लिखते चले गए जितने भी कमेंट देने थे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, इनलाइन कमेंट। वो क्या होता है, जैसे कि मैं अगर आपको आगे दिखाऊं तो ये यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, ये CU। ठीक है, इसका क्या लिखा है, हैश फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, तो हमने एक ही लाइन में कमेंट दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इन लाइन कमेंट। जैसे अगर एग्जांपल में दिखाऊं आपको तो ये लिखा हुआ है, ये हैश कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक, तो जो आपका ये जो कमेंट है, ये जो आपका कमेंट है, इसको हम बोलेंगे क्या, इन लाइन कमेंट। ठीक है, हाँ भैया कुछ बात समझ में आई। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। फुल लाइन कमेंट्स, हम इसको कमेंट्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा आपका इन लाइन कमेंट्स। अब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, जो आपका मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन पे हमने आपको पिछली वीडियो में जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। इस बार मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपका ये है, सॉरी चलते हैं वापस से, ओके। अब आपका पहला तरीका ये है कि आप इसको जितनी बार आपको कमेंट्स लिखना है, पहली लाइन में हमने हैश दिया, दूसरा हैश, हैश एंड देन हैश, जो लिखना था हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक तरीका ये है आपके पास। दूसरा तरीका आपके पास क्या है भैया, वो आपने कुछ पिछली बार ट्रिपल कोट बताया था, हाँ भाई उसी की बात कर रहा हूँ, तो वो देखते हैं। अब जिस लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर उस वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको ट्रिपल मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना है। ठीक है, ट्रिपल कोट्स, और फिर आपको जो भी लिखना है, माई फर्स्ट प्रोग्राम और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिखना है आपको, और फिर आपको एंड में या तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं सिंपली, फिर नीचे आ जाइए, तो ये इस तरीके से आप इसको, और फिर आपको एंड में भी इसको यूज़ करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। तो ये था आपका 2 तरीके मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करने के। अगर आपको 4 लाइन लिखनी है तो अब आप 4 बार इसको हैश लाइन यूज़ कीजिए। ठीक है, जितने बार भी आपको कमेंट्स, जितनी लाइन का कमेंट्स लिखना है आपको, ठीक, तो आप इसको 4 बार, जितना भी मतलब 4 बार लिखना है तो 4 बार हैश यूज़ कीजिए, 5 बार लिखना है 5 बार हैश को यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जो भी चीज़ की आपको सेकेंड नेम मिल रहा है, ठीक है, वो नेम जरूर याद करने हैं, क्योंकि आपसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, और वाइवा में आपसे कुछ पूछेगा तो क्या बेसिक्स के सेकेंड नेम पूछेगा आपसे, तो वही द ट्रिपल मल्टी लाइन कमेंट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है,
ओके, अब आगे चलते हैं, बात करेंगे फंक्शंस की। अब देखो फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने पहले बताया कि मैं इसके बारे में बताऊंगा। फंक्शंस की हम बात करते हैं। फंक्शन इज अ कोड दैट हैज़ नेम्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड इन द प्रोग्राम। अगर आप सभी को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या है कि हमने प्रोग्राम बनाया है, ठीक, 2 नंबर के एडिशन कराने हैं हमें, हाँ कराने हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को 10 बार एक ही प्रोग्राम में 10 बार एडिशन कराना है, ठीक है, तो हम बार बार उसके एडिशन की तो कोडिंग नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं फंक्शन बना लेते हैं उसी नेम से। ठीक, जब हमें एडिशन कराना था तो हमने उस फंक्शन को बुलाया और उसका काम लिया और भेज दिया उसको, ठीक है, वापस ख़त्म। जब दोबारा यूज़ किया फिर से हमने उसको बुला लिया, ठीक है ना, जैसे हम करते हैं ना, हमें जब जिसकी ज़रूरत पड़ी तब उसको बुलाया, हाँ भाई इधर आ मेरा काम कर दिया, ठीक, बाय, दैट्स इट। अब इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं और भी चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्लॉक्स और इंडेंटेशन के बारे में। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अब देखो ब्लॉक क्या होता है, जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है इफ़, इतना लिखा है आपने, हाँ, जो मैंने ये पोर्शन ऐसे कर रखा है ये पूरा ब्लॉक है आपका, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ब्लॉक। हाँ भैया ब्लॉक समझ में आया। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन देखो ऐसे होता है कि ये जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कलर चेंज करता हूँ, आपको ये 2 स्टेटमेंट लिखे मिल रहे हैं, ये वाले और ये वाले, सॉरी वेट, कलर्स बड़ा कंफ्यूजिंग है, कलर्स का कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई। ये जो 2 आपके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं इफ़ की कंडीशन के बाद में, ठीक, ये आपका इंडेंटेशन है। अब इंडेंटेशन में डिफरेंस और हम कैसे पता करें इंडेंटेशन करना है, तो आपको ये जो कंडीशन जब आप लगाएंगे तो आपको इसी तरीके से कंडीशन का यूज़ करना है और ये इंडेंटेशन में ही लिखना है। यानी कि जब आपको ये कंडीशन चलेगी तो जितने स्टेटमेंट्स इसमें इंडेंटेशन में होंगे वो ये सारे एक साथ चलेंगे। अब देखो मैं कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपकी इफ़ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इफ़ a ग्रेटर देन 5, अगर प्रोग्राम में आपकी जो a की वैल्यू है वो 5 से बड़ी हुई, ये कंडीशन सच हो जाती है, तो क्या होगा, जो आपके 2 स्टेटमेंट ये और ये वाला स्टेटमेंट, ये दोनों आपके रन करेंगे, तब तक रन करेंगे जब तक आपकी वैल्यू 5 से बड़ी रहने वाली है, ठीक है। ठीक, अब भैया ये बताओ, ये जो, रुको मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, वो ये है कि जो आपके इफ़ है ना, ये एक लाइन में लिखा हुआ है सारा, ठीक है, इफ़ एल्स, ठीक, और जो ये लिखा है ना, जैसे कि देखो इफ़ लिखा है यहाँ पे और a ग्रेटर देन 5 लिखा है, फिर ये सेमीकोलन, और सेमीकोलन यहाँ ज़रूर यूज़ होगा, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद जब आपको गैप देना है ना यहाँ पे, ये ऐसे अब एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, ये ठीक है, और ये ठीक, तो थोड़ा इधर आ जाते हैं हम लोग, ऊपर चलते हैं ज़रा, एक सेकेंड वेट, यहाँ पे इफ़ a ग्रेटर देन 5 एंड देन सेमीकोलन, हम इसको एक लाइन मान लेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन मान लेंगे। तो अब हमें जो भी स्टेटमेंट इफ़ की कंडीशन के साथ में लिखने हैं तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, प्रिंट हाई, ठीक। अब भैया ये बताओ कि यहाँ पे गैप कितना है, ये जो गैप है आपका, ये आपको गैप कितना रखना है। जब कंप्यूटर पे वैसे तो आईडी में आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कई में, लेकिन मैनुअली ये जो गैप होता है ये आपका होता है 4 स्पेसेस के बराबर। क्या भैया हम यहाँ पे टैब का यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप यहाँ पे टैब का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये आपको प्रॉपर 4 स्पेस का ही गैप होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो, यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ क्या है, ये जो एक छोटा सा ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है चला के दिखाता हूँ कैसे रन करेगा ये, ठीक है। धीमे धीमे आपकी पकड़ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5, अगर आपकी a की वैल्यू सॉरी वेट, अगर आपकी a की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होती है, ठीक है, हाँ भैया ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक, ट्रू हो गई, तो क्या हुआ, ये आपका प्रिंट कर देगा हेलो, ठीक है, और हाई प्रिंट कर देगा, ठीक, क्योंकि ये इसके कंडीशन के साथ में, ठीक है, बेसिकली। अब क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट अस सपोज ये की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, एल्स मैं दिया है प्रिंट बाई, ये आपका बाई प्रिंट कर देगा, ठीक है।
अब जो नीचे का स्टेटमेंट लिखा है ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ऊपर से ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है ना, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये चाहे कुछ भी हो, या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन ये जो आपका आउटपुट है ये ज़रूर आएगा लास्ट में। ये जब कंडीशन पे आएगा पहले इफ़ को चेक करेगा, अगर ये सही हो गया तो ठीक है, वरना ये यहाँ पे आएगा। वो मैं आपको एफ के बारे में बताऊँगा। यहाँ बेसिकली आपको ब्लॉक्स और इंडेंटेशन समझाना था कि एक ब्लॉक क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो जब मैंने आपको इफ़ और एल्स के बारे में समझाया, लेकिन जब इफ़ और एल्स की बारी आएगी तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तक के लिए हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और असाइनमेंट के बारे में। ये चैप्टर 2 की जो सीरीज़ है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे किस बारे में, वेरिएबल और असाइनमेंट के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, ये कि अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस चैनल पे आप सभी के लिए मैं क्लास 11 की पाइथन की वीडियोस लेके आ रहा हूँ और क्लास 12 की वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी। चलो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक, वेरिएबल की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन दें तो वो ये है कि इट्स नेम्ड लेवल हुज वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, लेट अस सपोज हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें क्या कराना है, हमें सम कराना है, ठीक है। तो सम कराने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सम कराना है तो हमारे पास वैल्यूज़ होना चाहिए जिसका हमको सम कराना है, ठीक है। ओके, वैल्यूज़ होनी चाहिए भाई। अब वैल्यूज़ हम कहाँ लाएंगे, वैल्यूज़ सम कराना प्रोग्राम है तो भैया वैल्यू हम यूज़र से वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है भाई। वैल्यू यूज़र से आ गई। अब जब वैल्यू यूज़र को जब एंटर करेगा तो वैल्यू कहीं ना कहीं सेव भी तो होगी, आप कहीं ना कहीं प्रोग्राम के लिए आप रखोगी तो उसको, ठीक है। ऐसे आप कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आए हो तो उसको कहीं ना कहीं रखोगे पहले, जब जितना यूज़ में लेना होगा उतना यूज़ में लोगे उसको, ठीक है। ठीक उस तरह ये वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। हम जब कोई वैल्यू एंटर कराते हैं यूज़र से तो जहाँ स्टोर करनी होती है ना वहाँ हम इन वेरिएबल्स को बना लेते हैं, ठीक है भैया। वेरिएबल समझ में आए। अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ वेरिएबल बनता कैसे है, ठीक है। पाइथन में क्या है, आपको वेरिएबल बनाना है, ठीक है। लेट अस सपोज हम वेरिएबल्स ऐसे बनाते हैं कि जो कुछ ना कुछ रिलेवेंट रहे हमारे टॉपिक से। जैसे कि हमें किसी के मार्क्स एंटर कराने हैं, हमें 5 सब्जेक्ट दिए हैं और हमें 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर कराने हैं, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे इस तरीके से। वेट तो हम ऐसे बना लेंगे मार्क्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे वो आपके काम में आएंगे। जो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर हैं, जो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं वो आपके यहाँ पे काम में आने वाले हैं, ठीक है। कि हमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ नहीं करना है वेरिएबल को नेम यूज़ करते टाइम पे। जब हम वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल को हम नेम देंगे कोई भी, ठीक है। अब नेम के लिए आपके यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। उन रूल्स को हम क्या बोलेंगे, उन रूल्स को हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है। वो ऐसे देखो, अगर हमें सिंपली हमें क्या करना है, जो नेम है वो क्रिएट करना है ऐसे। जैसे हम मार्क्स के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स, ओके, बस मार्क्स इक्वल्स टू 0, बस हमें इतना लिखना है, ठीक है। सिंपली ऐसे ही आपका वेरिएबल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है भैया, ठीक। अब क्या ये 0 लिखना इंपॉर्टेंट है और क्यों लिखना है ये आपको आगे बताऊँगा मैं, ठीक है। आपका वेरिएबल बन चुका है, ठीक। अब क्या है, पाइथन हैंडलिंग ऑफ वेरिएबल्स। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि अगर आपकी जो भी और सारी लैंग्वेज हैं, जैसे C++ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। अब C++ में क्या है कि अगर आपने एक वैल्यू, लेट अस सपोज x है यहाँ पे, ठीक है, x को हमने 10 वैल्यू दी, ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि आपको जो वेरिएबल है ये इसको एक मेमोरी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। लेकिन अब अगर आप C++ के अंदर इसी वैल्यू को चेंज करोगे, x को आप 20 कर दोगे, ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोग्राम में, तो क्या होगा, उसका जो मेमोरी एड्रेस है
मेमोरी एड्रेस वो इन दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है। ठीक, एक यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम पाइथन C++ तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया पाइथन, ठीक है। तो पाइथन में क्या होगा आपका, पाइथन में हर टाइम कोई ना कोई आपको नया मेमोरी एड्रेस जनरेट करके दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पाइथन के अंदर अगर एक वेरिएबल है y और इसको हमने 10 वैल्यू दी है, ठीक है, तो इसको एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा वेरिएबल को, ठीक है। ठीक, और अगर हम इसी वेरिएबल को वैल्यू आगे जाके 50 कर देते हैं तो अब क्या होगा, अब भी इसको मेमोरी एड्रेस मिलेगा, मेमोरी एड्रेस, लेकिन जो आपका ये वाला मेमोरी एड्रेस है और जो प्रीवियस मेमोरी एड्रेस है ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे, समझे। होप से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक, अब भैया ये जो आप लिख रहे हैं ये नोट्स हमें क्या मिल सकते हैं, हाँ आपको ये नोट्स मिल सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब समझते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट। ये कुछ ये आपके लिए आप बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि आप सभी ने ये पढ़ा हुआ क्या, LHS और RHS। हाँ भैया पढ़ा है। देखो A + B = C, इसमें LHS और RHS क्या है, LHS RHS भैया आपका यहाँ पे ये जो A + B है ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, ठीक है। जिन सभी को नहीं पता उनको हम बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है और इक्वेशन में जो भी आपका लेफ़्ट में ये जो = का साइन है ना, इसके जो भी आपका लेफ़्ट में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड, और जो भी इस = के राइट में लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक। तो ये एल वैल्यू आर वैल्यू कंसेप्ट क्या है, तो उसका ये कंसेप्ट है आपका कि अगर देखो हम A = 10 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि A को 10 वैल्यू मिली है, ठीक है। B = 10 लिख सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि D = A + B, हाँ ठीक है भैया ये भी सही है, लॉजिकली देखा जाए तो ये भी सही है आपका, ठीक है। D के अंदर क्या हुआ, A + B की वैल्यू आ जाएगी। बट अब ये बताओ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 = B या फिर 20 = A या 50 = C, तो भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत है ना, इसीलिए तो आपका यही आपका ये कंसेप्ट है, बस छोटा सा एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, बात करेंगे अब नेक्स्ट कंसेप्ट की, वो ये है मल्टीपल असाइनमेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है और थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। मल्टीपल असाइनमेंट्स क्या होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहला आपका पॉइंट है कि सेम वैल्यू, अगर आप सभी वेरिएबल को सेम वैल्यू दे रहे हैं तो। दूसरा ये है कि मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। हमने भैया वेरिएबल बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब वेरिएबल को वैल्यू भी देनी है, हाँ देनी है। कुछ नहीं देना है, जैसे कि मैं अपना वेरिएबल बना रहा हूँ विशाल, ठीक है, मैंने वेरिएबल बना लिया। चलो आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी हम एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं x। हमने वेरिएबल बनाया, x का वैल्यू दे दी। आपको कुछ वैल्यू नहीं देनी है, आप 0 दे दो, ठीक है, 0 दे दें, ठीक है। अब क्या है, सेम वैल्यू टू ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है, हमें सेम वैल्यू देनी है सभी वेरिएबल्स को, ठीक। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, वो देखो ऐसे होगा आपका, आपको सिंपली क्या करना है, सेम वैल्यू, ठीक है। आपने वेरिएबल बनाया x, ठीक है, x बना लिया, ठीक है। एक सेकेंड, देखो x = y = 10, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके दो वेरिएबल बन गए। ये देखो ये x और ये y आपके क्या हो गए यहाँ वेरिएबल्स, और जो 10 है वो आपकी क्या हो गई है वैल्यू, ठीक है। तो अब होगा क्या, x के पास भी आपकी 10 वैल्यू पहुँच गई और y के पास भी आपकी 10 वैल्यू पहुँच गई है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स।
तो देखो अब इसके साथ क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कि हमारे पास जैसे कि हमें x को 10 देनी है, ठीक है, y को 20 देनी है और z को 50 देनी है, ठीक है। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे असाइन करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे, ये देखो हमें क्या करना है, लिखना है x, y, z इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब का x है इसको वैल्यू मिल गई 10, ठीक है, और जो y है आपका उसको वैल्यू मिल गई आपकी 20 और जो z है उसको वैल्यू मिल गई 30, ठीक है। हाँ भैया समझ में आया, अगर आपको नहीं आया तो आप देखो ऐसे बता देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लो, x, y और z इक्वल्स टू में क्या लिखा है, इक्वल्स टू में 10, 20 और 30, ठीक है। जो वैल्यू इसके नीचे वो इसको मिलेगी, x के नीचे 10 है तो 10 मिलेगा x को, तो x इक्वल्स टू 10, y के नीचे 20 है तो y इज इक्वल्स टू 20 और z के नीचे 30 है तो z इज इक्वल्स टू 30, z को वैल्यू 30 मिल गई, ठीक है भैया समझ में आया मल्टीपल असाइनमेंट्स। अब आपको समझाता हूँ वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक, ये क्या है, ये अगर आप सिंपली एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बाद में बताऊँगा। अगर आप सिंपली यहाँ पे ये v बना हुआ है, एक वेरिएबल है v नेम का, ठीक है, हमने वेरिएबल बना लिया है v का। अगर आप वेरिएबल कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कराओगे, कोई भी वैल्यू इसको नहीं दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, आपको मिलेगा एरर एक, ठीक है, आपको एरर मिलेगा कंपाइलर की तरफ से। और कौन सा एरर मिलेगा, आपको मिलेगा नन एरर, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको अगर कोई भी बनाना है वेरिएबल अपना तो आपको उसको वैल्यू देना मस्ट है, ठीक है, वैल्यू शुड बी गिवन, वैल्यू शुड बी गिवन, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब क्या डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, डायनामिक टाइपिंग आपकी ये होती है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जो आपका है, मान लेते हैं ये y, इसके पास वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, कलर सेम हो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है, देखो हमने क्या किया, अब यहाँ हमने इसको प्रिंट में y करा दिया, ठीक है, y को हमने प्रिंट करा लिया, ठीक। अब हमने क्या किया, y को हमने एक सिंगल कीवर्ड्स में वैल्यू दे दी, क्या हमने y के अंदर एक स्ट्रिंग एंटर करा दी, ठीक है। लेट अस सपोज हेलो वर्ल्ड हमने एंटर करा दिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंगल कीवर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, y को फिर हमने प्रिंट करा लिया, तो y क्या वैल्यू देगा, हमने 10 y को वैल्यू 10 दी थी और फिर हमने प्रिंट करा लिया, तो यहाँ आपका आउटपुट आएगा यहाँ पे 10। लेकिन अब जब आप y को वैल्यू हेलो वर्ल्ड दे दोगे तो y की वैल्यू चेंज हो गई और फिर अब हम प्रिंट कराएंगे तो हम इसको बोलें, अब की क्या आउटपुट देगा आपका, ये आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपका ये जो कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट होता है डायनामिक टाइपिंग का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में डायनामिक टाइपिंग, क्वेश्चन क्यों भाई, देखो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा, जैसे हम डायनामिक टाइपिंग में देखा कि आपको जो मैंने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में बताया था C++ के, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि C++ में ऑटोमेटिकली कोई भी टाइप को, ऐसे कि देखो एक चीज़ बताता हूँ सुनो, ऐसा 10 आई है, ठीक है, 10 क्या है, इंटीजर, और जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखी है ये क्या है आपकी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। नॉर्मली कोई और लैंग्वेज होती है हमारे पास तो हम अगर y को हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो हम वहाँ उसमें स्ट्रिंग एंटर नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है, ये आपका जो टाइप है, टाइप मिसमैच हो जाता है इसमें, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज है ये टाइप मिसमैच, अगर आप इंटीजर में भी स्ट्रिंग की वैल्यू को डालेंगे तो ये वो भी ले लेगा, ये कोई एरर शो नहीं करता है और इसको प्रिंट में भी आपको दिखा देगा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर इससे बचना है तो हमें क्या करना है कि y के साथ हम कुछ ऐसा कर दें कि उसमें ये आपकी वैल्यू ले ही नहीं, गलत वैल्यू ले ही नहीं, पहली बात, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्ट आता है आपका ये क्वेश्चन द डायनामिक टाइपिंग, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे इसका, ये जो आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ मदद ली जाएगी इसकी, कैसे, देखो
पहले हमारे पास वेरिएबल है वी नेम का, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है, ठीक। हमें क्या करना है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सिर्फ कौन सी वैल्यू रिटर्न करें, फ्लोट। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि देखो बताता हूँ कुछ। इंट जो होता है, इंट आपका होता है इंटीजर के लिए, ठीक है, इंट इंटीजर के लिए होता है। फ्लोट होता है आपका डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, ठीक। और ठीक है, अब ये तो समझ लो आप, इंट इंटीजर के लिए फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं, ठीक। और ये है क्या, ये डेटा टाइप्स हैं, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने फ्लोट यूज़ किया इसलिए मैंने फ्लोट के बारे में बताया। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो हमने टाइप वी, जो हमारा वेरिएबल का नेम है उसको हमने यहाँ रख दिया वी, ठीक है, और क्लास फ्लोट लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे ये होगा कि जो आपका यूज़र है ना, वो अगर कोई भी वैल्यू हम यूज़र से एंटर कराएंगे वी में, ठीक है, या फिर हम डायनेमिक टाइपिंग के थ्रू वी की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ये फ्लोट वैल्यूज़ के अलावा, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई भी स्ट्रिंग एंटर कराएंगे तो वो स्ट्रिंग एंटर नहीं करेगा, ठीक है। अब भैया ये बताओ, क्या ये इसमें फ्लोट वैल्यू अगर हम 10 देंगे 10 ले लेगा? हाँ, ये 10 ले लेगा, लेकिन इसके लिए ये 10 नहीं, इसके लिए 10.0 है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब ये कैसे करना है, यहाँ आपको सिंपली ये दिख रहा है, ये देखो, इसको इसका यूज़ करना है। वेरिएबल का जो नेम है आपका, आपके वेरिएबल का, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेट, आपके वेरिएबल का जो भी नेम है, जैसे सपोज टी आपका वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू है 10, ठीक। अब आपको उसको टाइप यूज़ करना है, आपको उसका टाइप डिफाइन करना है, ठीक है, टाइप फिर एक्स एंड देन ब्रैकेट एंड देन क्लास। अब कौन सा टाइप का चाहते हैं उसका, अगर हम इंट चाहते हैं तो इंट कर देंगे, ठीक है, ठीक। और इसको सॉरी, और हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस x में क्या होगा, अगर हम x के अंदर, अब इस वाले अगर हम x के अंदर यहाँ पे वैल्यू देंगे 20.5 और उसको हम प्रिंट कराएंगे x को, तो ये जो आपका आउटपुट देगा ना, अब वो आपका 20 ही देगा, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 की वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करे। हेलो एवरीवन, हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में, ठीक है, कि हम इनपुट कैसे कराएंगे और आउटपुट कैसे दिखेगा हमें। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ठीक। तो भैया पहले यही बता दो आप, ये इनपुट और आउटपुट। तो देखो भाई, इनपुट वो होता है जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है, ठीक है। जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, हाँ होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है भैया, इनपुट में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, और आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है, ठीक है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है बेसिकली। हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है, कुछ भी हम कंप्यूटर को इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी एंड से, ठीक है, तो वो हो गया आपका इनपुट। और जो भी आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है, ओके, वो हो गया आपका आउटपुट, ठीक। अब क्या करना है, अब हमें अपने प्रोग्राम में कुछ भी अगर यूज़र से इनपुट कराना है तो हम कैसे कराएंगे, ठीक है। चलिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम का, और इसमें हम क्या, यहाँ पे इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद, एक सेकेंड रुको, आपको सबसे पहले इस फाइल को, फिर नई फाइल ओपन करना, पहले तो इस फाइल को हम बंद करके रुको, न्यू फाइल को ओपन करते हैं, उसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं। हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ये नेम हमारा वेरिएबल है। अब हमें इसके अंदर क्या करानी है, वैल्यू एंटर इक्वल्स टू यूज़ करेंगे और इनपुट लिखेंगे, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद हमें जो भी मैसेज यूज़र को देना है, ठीक है, वो हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें एंटर कुछ भी मैसेज, जैसे एंटर दी एड्रेस, ओके, हमने लिख दिया उसको एंटर द एड्रेस। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को प्रिंट भी कराते हैं, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये रन होता है, ठीक। अब हमने इसको यहाँ रन कराया, अब यहाँ देखो आ गया है एंटर द एड्रेस। अगर हम यहाँ पे डालेंगे इंडिया, और इंडिया हमने यहाँ एंटर किया, और ये नीचे ही इसने इंडिया शो कर दिया, ठीक है। अब इसी में आपका क्या है कि अगर हमें किसी भी यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करानी है और
उस वैल्यू में हो सकता है आप किसी प्रोग्राम का सम बना रहे हो, ठीक है, आप किसी भी दो वैल्यूज़ का सम का प्रोग्राम बना रहे हो, किसी भी का जैसे फार्मूला, जैसे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बना रहे हो, तो हो सकता है कुछ वैल्यू आपकी डिजिट में हो। डिजिट से मतलब मेरा कुछ वैल्यू इंटीजर मिलेंगी आपको, कुछ वैल्यू डेसिमल वाली हो सकती है। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर डेटा टाइप लगाना है तब हम क्या करेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंट और फ्लोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये आपको एक ब्रास लगाना है और उससे पहले जो भी आपका डेटा टाइप है वो लगा देते। पहले इंट लगा देते, ठीक है, देखते हैं इंट से क्या होता है, और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब हम यहाँ प्रिंट में भी दिखाएंगे आपको कि क्या हो रहा है इससे। प्रिंट, और अभी ऊपर चेंज करेंगे उसको, ओके। अभी आपको इसके बारे में ही बताऊंगा मैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट को, ओके। थोड़ा चेंज करते हैं इसको, एंटर द नंबर, यहाँ मैसेज दे दिया। हम यहाँ जो कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं ये हमें यहाँ पे आउटपुट में देखने को मिलेगा। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, देखो चलाया हमने, यहाँ पे क्या, एंटर द नंबर। अगर हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हैं, लेट अस सपोज 56 हमने एंटर किया, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं तो योर डिजिट इज 56, ठीक। अब देखो ये इंट है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीजर, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। इसको एक बार फिर से रन कराते हैं और मैं अब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 67.8, ठीक है, ये आप आउटपुट में देख रहे हैं 67.8 मैंने ये एंटर किया है। अब अगर मैं आपको ये इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो ये एरर शो कर रहा है कुछ, ठीक है, वैल्यू एरर, इन वेरी लिटरल फॉर इंट, देख रहे हो, इंट के लिए इसने वो शो कर दिया। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ पे इसको फ्लोट लगा देंगे, ठीक है, फ्लोट, और फ्लोट के साथ सेम कुछ चेंज नहीं किया मैंने, इंट की जगह फ्लोट किया है सिर्फ, और हम आउटपुट लेते हैं और मैं सेम वैल्यू एंटर करूँगा आपकी 67.8, प्रोग्राम रन हुआ, फ्लोट वैल्यू इसने आंसर दिया, ठीक है। तो हम इसी तरह आपका इनपुट कराते हैं। आपको थोड़ा और समझ में आएगा आगे कि और भी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमें अब आउटपुट कैसे कराएंगे, ये तो आपकी बात इनपुट की होगी, ठीक है। आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। अब आपको प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं, ठीक है। सिंपली आपको प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद एक फर्स्ट ब्रैकेट्स जो होते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट लगाने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो भी मैसेज आपको देना है, जो भी मैसेज आपको शो कराना है, उस मैसेज को डबल क्यूट्स में लिखना है, ठीक है, डबल क्यूट्स। अब इसमें लिखता हूँ मैं हेलो पाइथन, ठीक है, हेलो पाइथन मैंने लिख दिया। अब हेलो पाइथन लिखने के बाद इसको हम यहाँ जाएंगे, रन कराएंगे, ये मैसेज लिख के आ गया हेलो पाइथन, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके साथ में अगर हम कुछ और भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज सबसे पहले हम एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे हमने हेलो पाइथन दिखा दिया है। अब अगर हम दो स्ट्रिंग्स, अभी ये तो आपका हेलो पाइथन है, ठीक है, अगर हम इसमें कुछ और भी लिखते हैं तो क्या होगा, देखो, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं, आई एम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको रन कराया हमने, हेलो पाइथन आई एम अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने एक चीज़ को नोटिस किया क्या, यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको यहाँ लिखा है हेलो पाइथन के बाद मैंने यहाँ कोई स्पेस नहीं दिया है, लेकिन आपके आउटपुट में यहाँ स्पेस आया हुआ है, ठीक है। तब कोई चीज़ समझिए, जो पाइथन लैंग्वेज है वो जो ये कॉमा है, कॉमा जब आप यूज़ करेंगे वहीं से आपको स्पेस दे देगा, ठीक है। कॉमा इसके लिए बेसिकली सेपरेटर हम बोल सकते हैं, मतलब ये सेपरेटर है, बट यहाँ पे ये आपको ऑटोमेटिकली स्पेस जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि स्पेस की जगह यहाँ पे कुछ और आए, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्पेस दे रहा है, हम इसको बदलना चाहते हैं। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक और कॉमा यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे SEP एंड देन इक्वल्स टू के बाद सिंगल क्वोट यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंगल क्वोट में जो भी हमें वैल्यू डालनी है,
अगर जैसे कि यहाँ देखो अभी ये स्पेस आया है ना यहाँ पे 2 के बीच में, हेलो पाइथन और आई एम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें स्पेस आया, हम चाहते हैं @ आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, हमें @ साइन लगा देना है, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे देखो आया है हेलो पाइथन @ आपके सामने आया, ठीक है। हमें कुछ भी साइन यूज़ कर सकते हैं, हम हैश लगा सकते हैं, डॉलर लगा सकते हैं। ये देखो आपका यहाँ हैश और डॉलर साइन भी आ गया, ठीक है। और अब आपको मैं एक ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ और कि अगर हम लगातार 2 से 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए और यहाँ पे हम लिखते हैं माई सेल्फ विशाल कुमार, ठीक है। एक चीज़ बता दूंगा, मैंने यहाँ पे कोई भी आपके सामने स्पेस नहीं दिया है, कुछ न्यू लाइन में नहीं बोला है, ठीक है। प्रॉपरली कोडिंग में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो माई सेल्फ विशाल कुमार है ये न्यू लाइन में लेके आना। लेकिन अब देखो क्या होगा, ये जो ऊपर का है, ये पहली लाइन है वो एज इट इज़ डिस्प्ले की है उसने ऊपर, और जो दूसरी लाइन मैंने प्रिंट कराई है ये नीचे डिस्प्ले की है, ठीक है। इसमें क्या किया है इसने, ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन जनरेट कर दिया, ठीक। अब भैया अगर हम बार बार इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे ऐसे हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट में लें दैट आई एम अ स्टूडेंट, अगर हम बार बार ऐसे लिखेंगे तो भी हर बार नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा आउटपुट को। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये आउटपुट नेक्स्ट लाइन में ना जाए तो हमें क्या करना है, तो हमें सिंपली इसमें एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम इसको एंड इक्वल्स टू, और ये सिंगल क्योट्स लगा के खाली छोड़ देंगे इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंगल क्योट्स लगा के खाली छोड़ दीजिएगा और इसको रन कराते हैं। देखो माई सेल्फ विशाल कुमार के बाद जो ये आपकी लाइन है आई एम अ स्टूडेंट, ये आपके ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ हद तक समझ में आया होगा। मैं आपको वीडियो इस फॉर्मेट में इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि हम सभी के पास पीसी नहीं होता, ठीक है। बट आपको ऐसी चीज़ें करके दिखाऊंगा मैं तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, जिस बार मैं लाइक टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का, लाइक कर दिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।